माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो हम अपना इस सेशन का सोशल साइंस का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप इसकी शुरुआत करते हैं आज। तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर के हम टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस करेंगे और आज की वीडियो में हम पहले 5 क्वेश्चंस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है समराइज द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ नेशन एज रेनन अंडरस्टैंड्स देम, व्हाई इन हिज व्यू आर नेशंस इम्पॉर्टेंट। रेनन जो है वो एक फ़िलोसफर हैं, वो उनके अकॉर्डिंग एक नेशन के क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, एक नेशन कैसी होनी चाहिए और उनके जो व्यूज़ हैं वो क्यों इम्पॉर्टेंट हैं, हम इसके बारे में हमसे पूछा गया है। अकॉर्डिंग टू रेनन, nations are formed on social capital, that is common glories of the past and common will in the present. रेनन के अकॉर्डिंग जो नेशंस हैं वो किस पे आधारित होते हैं, सोशल कैपिटल पर, यानी कि जो कॉमन ग्लोरीज, जो अच्छी मतलब हमारी कुछ मूवमेंट्स होती हैं, अच्छी मूवमेंट्स, ग्लोरीफाइड मूवमेंट्स, पास्ट में हमने कुछ अच्छा किया हो, और कॉमन विल जो हमारी एक नेशन के लिए एक कॉमन चाहत होती है, वो जो प्रेजेंट में हमारी है। नेशंस आर नॉट फॉर्म्ड बाय कॉमन लैंग्वेज। नेशंस का ज़रूरी नहीं है कि उनकी कॉमन लैंग्वेज हो, एक कॉमन रेस या रिलीजन हो, ये सब नहीं मायने रखता इतना, जितना एक नेशन की कॉमन विल मैटर करती है। Nation is a large-scale solidarity that guarantees the existence of liberty and is never interested in annexing a country. कोई भी नेशन इस चीज़ में इंटरेस्टेड नहीं होनी चाहिए कि उसने किसी और कंट्री की लैंड को अनेक्स करना है, जबरन कब्जा करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द कॉज ऑफ द सिलेसियन वीवर्स अपराइजिंग, कमेंट ऑन द व्यू पॉइंट ऑफ द जर्नलिस्ट। अब हम डिस्कस करेंगे कि सेलिसियन वीवर अचानक से उसका अपराइजिंग क्यों हुआ, वो इतना फेमस क्यों हुआ लोगों में। द मेजर कॉजेज ऑफ सेलिसियन वीवर्स अपराइजिंग वर सबसे पहले तो कॉन्ट्रैक्टर्स जो थे उन्होंने रिड्यूस कर दिया पेमेंट का, वीवर्स की जो पेमेंट करते थे उनकी उन्होंने पेमेंट्स को रिड्यूस कर दिया फॉर द ऑर्डर्स ऑफ फिनिश्ड गुड्स। द जर्नलिस्ट व्यू पॉइंट वॉज बायस्ड, और जो जर्नलिस्ट थे उनके जो व्यू पॉइंट थे वो बायस्ड थे। एक तरफ वो सिर्फ कैपिटलिस्ट क्लास के फेवर में लिखते थे एंड अगेंस्ट द वीवर्स वाइल इन फेवर ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर्स। Their story did not reflect the true nature of the problem of how contractors were cheating on the weavers. जो भी जर्नलिस्ट छापते थे उसमें कभी भी ये नहीं वो छापते थे कि किस तरह से कॉन्ट्रैक्टर्स जो है वो वीवर्स को चीट कर रहे हैं, उनका फ़ायदा उठा रहे हैं और उन्हें कम पेमेंट दे रहे हैं। द जर्नलिस्ट फेल टू रिफ्लेक्ट द फ्रस्ट्रेशन ऑफ वीवर्स एंड रीज़न फॉर देयर एक्शन। जर्नलिस्ट कभी भी ये नहीं छापते थे कि वीवर्स की असल फ्रस्ट्रेशन का क्या कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट स्टेप्स डिड द फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज टेक टू क्रिएट अ सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी अमंग द फ्रेंच पीपल। कि फ्रेंच रेवोल्यूशनरीज ने ऐसे क्या स्टेप लिए कि फ्रेंच लोगों के बीच में एक कलेक्टिव आइडेंटिटी, एकजुटता की उनमें भावना आ सके। द आइडियाज ऑफ ला पैट्रे, द फादरलैंड एंड ला सिटिजन द सिटीजन एम्फसाइज द सेंस ऑफ ए यूनाइटेड आइडेंटिटी। सबसे पहले उन्होंने आइडियाज़ इंट्रोड्यूस किया ला पैट्रे का और ले सिटिजन का। ला पैट्रे मीन्स द फादरलैंड, ले सिटिजन मीन्स द सिटीजन।
ताकि लोगों के बीच में एक यूनाइटेड आइडेंटिटी की भावना आ सके। उसके बाद न्यू फ्रेंच फ्लैग और ट्राई कलर का न्यू फ्रेंच फ्लैग था, वो इंट्रोड्यूस किया गया और उसने पहला वाला जो रॉयल स्टैंडर्ड का फ्लैग था उसको रिप्लेस कर दिया। न्यू हाइम्स एंड ओथ्स वर टेकन, न्यू कस्में, ओथ्स होती है शपथ, नई कस्में और शपथ ली गई इन द नेम ऑफ द नेशन, कि हम नेशन के लिए कुछ अच्छा काम करेंगे। यूनिफॉर्म लॉज वर मेड फॉर द इंटायर नेशन, पूरी नेशन के लिए एक जैसे लॉज। यूनिफॉर्म लॉज वर मेड फॉर द इंटायर नेशन। इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ वर अबॉलिश्ड, इंटरनल कस्टम ड्यूटीज़ को अबॉलिश किया गया, मतलब ख़त्म किया गया। A uniform system of weights and measures was adopted, एक जैसा सिस्टम। 1 किलो में 1000 ग्राम अगर देश के किसी एक कोने में होते हैं तो दूसरे कोने में भी 1 किलो में 1000 ग्राम ही होंगे। एंड मेजर्स वॉज अडॉप्टेड। फ्रेंच वॉज प्रमोटेड एज अ नेशनल लैंग्वेज, और एक नेशनल लैंग्वेज को प्रमोट किया गया और वो नेशनल लैंग्वेज फ्रेंच थी। नेक्स्ट है, व्हाट चेंजेस डिड नेपोलियन इंट्रोड्यूस टू मेक द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम मोर एफिशिएंट इन द टेरिटरीज रूल्ड बाय हिम। नेपोलियन ने कौन कौन सी चेंजेस इंट्रोड्यूस की ताकि उसकी एडमिनिस्ट्रेशन को वो और ज़्यादा एफिशिएंट बना सके। नेपोलियन ने इंट्रोड्यूस की ये फॉलोइंग चेंजेस ताकि वो अपनी एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को और एफिशिएंट बना सके। सबसे पहले उसने सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया 1804 में, यानी एक जैसे लॉज। ही इंट्रोड्यूस्ड इक्वलिटी बिफोर लॉ। ही फ्रीड पीजेंट्स फॉर सर्फडम, बंधुआ मजदूरी से उनको आज़ाद करवाया। ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम्स वर इम्प्रूव्ड। ही इंट्रोड्यूस्ड यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट एंड मेजर्स। Peasants, artisans, businessmen and workers enjoyed the new found freedom. Next है, can you make a distinction between the revolution of 1830s and the revolution of 1848 in France? जो रेवोल्यूशन हुआ 1830 का वो किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था? एडुकेटेड मिडिल क्लास एलिट्स के द्वारा। और जो रेवोल्यूशन था 1848 का वो स्टार्ट किया गया था अनएम्प्लॉयड पीजेंट्स, किसान और वर्कर्स के द्वारा। इसमें क्या हुआ था? द किंग ऑफ बर्बन डायनेस्टी वॉज रिस्टोर्ड टू पावर, और जबकि अ रिपब्लिक वॉज एस्टेब्लिश ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, यानी कि अब वोटिंग के आधार पे वो अपना चुनेंगे लीडर। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वॉज इस्टेब्लिश्ड, और इसमें कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की को अबॉलिश किया गया, उसको हटाया गया था।